आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। खबर गुरुग्राम से है, जहां सेक्टर 5 शीतला माता मंदिर के पास एक मैरिज हॉल में भीषण आग लग गई। सुबह करीब 3:30 बजे ये आग लगी और करोड़ों का मैरिज हॉल इस आग में जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर लीकेज के बाद ये आग लगी। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को इस आग को कंट्रोल करने में काफी वक्त लग गया। वहीं आग लगने के पीछे की वजह पता लगाया जा रहा है और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को काबू में पाने की कोशिश की गई। गुरुग्राम में मैरिज हॉल में आग की घटना की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर यह शीतला माता मंदिर के पास बने मैरिज हॉल में आग लगी, जिसके बाद पूरा मैरिज हॉल आग का गोला बन गया और पूरा मैरिज हॉल खाक होकर तबाह हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी इस आग को फैलने से रोकना, और उसी में सबसे ज्यादा मशक्कत लगी फायर ब्रिगेड की टीम को। 3:30 यहाँ पे लगभग 5। मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित भारतीय नौसेना के डॉकयार्ड में गुरुवार रात को आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक ये आग डॉकयार्ड के कचरा भंडार में लगी। हालांकि गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग की सूचना मिलने के बाद नौसेना के दमकल तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने के लिए पहुंचे। हालांकि आग कैसे लगी उसके कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई डॉकयार्ड स्थित इमारत की, जहां अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई और आग लगते ही हड़कंप मच गया। उसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और डॉकयार्ड से जो धुआं उठता हुआ आपको दिख रहा है, ये वही एग्जैक्ट जगह है जहां पर आग लगी। कचरे का भंडार यहां पर था, तो मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, इस आग को कंट्रोल किया गया, इसे काबू में लिया गया। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। डॉकयार्ड का ये वो इलाका जहां पर कचरा स्टोर किया जाता है, कचरे का भंडार होता है, उसमें अज्ञात कारणों की वजह से कल आग लग गई। आग लगने के बाद जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची। दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि किसी तरह का कोई जनहानि, जन नुकसान नहीं हुआ। अभी लाइट मार रहे क्या? इसी बीच एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब के होशियारपुर जिले की एक फैक्ट्री में भी भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी भीषण ये आग थी। हर तरफ धधकती हुई आग दिख रही है, धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इस आग की सूचना जब फायर ब्रिगेड को लगी तो मौके पर टीम पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू हुआ। और भीषण अग्निकांड के चलते इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। हालांकि राहत की बात तो यह रही है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। तो होशियारपुर पंजाब की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और इस आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग को बुझाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा से पहले ही देसी बम मिलने के सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश बॉर्डर के करीब 170 किलोमीटर दूर मालदा जिले में पुलिस ने बड़ी संख्या में देसी बम बरामद किया है। अब इसे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने डिफ्यूज किया। मालदा के राजनगर मॉडल मार्केट के पास एक बंद कमरे में पुलिस ने 10 जिंदा बम जब्त किए थे। जानकारी मिलने के बाद कालियाचक थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। बमों को सुरक्षित जगह पर डिफ्यूज किया गया। बम डिफ्यूज करने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पता लगाया जा रहा है कि कहीं और इस तरह के बम तो यहां नहीं रखे गए हैं। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, बमों को अपने कब्जे में लिया, उसे दूसरी सुरक्षित जगह ले गया, वहां पर इन बमों को डिफ्यूज किया। अब इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस तरह के कोई और बम यहां पर छिपा के तो नहीं रखे गए हैं। चुनावों से पहले बम मिलना तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। क्या किसी तरह की साजिश को अंजाम देने के मकसद से इस घर में बमों को छिपाकर रखा गया था? मालदा के कलियाचक का ये पूरा मामला है, जहां से 10 देसी बम बरामद किए गए। बॉम्ब स्क्वाड की टीम आप देख रहे हैं, बमों को डिफ्यूज करने का सुरक्षित तरीके से काम हो रहा था। और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर रोहिणी में एक बार फिर खुले मैनहोल में एक हादसा हो गया। एक शख्स खुले मैनहोल में गिर गया।
हालांकि राहत की बात यह रही कि मैनहोल में पानी कम था, जिससे उसकी जान बच गई। यह हादसा रोहिणी के उसी सेक्टर 32 में हुआ जहां 3 दिन पहले एक शख्स की खुले मैनहोल में गिरने से मौत हो गई थी। रोहिणी के सेक्टर 32 स्थित महाशक्ति काली मंदिर के पास गुरुवार रात को यह हादसा तब हुआ जब एक शख्स अपनी पत्नी के साथ वीकली बाजार जा रहा था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी जान बच गई। 3 दिन पहले हुए हादसे के बाद इलाके में खुले हुए मैनहोलों को बंद करने का दावा किया तो गया, लेकिन ये दावा तब फुस हो गया जब एक और व्यक्ति कल इसमें गिर गया और उसकी वजह से एक हादसा हो गया। लेकिन राहत की बात यह है कि वहां मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाई और जल्द ही इस व्यक्ति को जो मैनहोल में गिरा था उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई। देखो भाई साहब, गटर का ढक्कन खोला था, बंदा गिर गया इसमें। देखो लगातार इस तरह काम हो रहा है। रोहिणी सेक्टर 32 हाँ मरा है 2 दिन पहले, ये देख लो। ये बंदा गटर में गिर गया। रोहिणी सेक्टर 32 गुरुवार का दिन है। कुछ दिन पहले वो बिल्डिंग के सामने एक बंदा गटर में गिर के मर गया था। इस तरह का गटर का ढक्कन खोल देते हैं लोग। वहाँ खुला है, यहाँ खुला है, यहाँ देखो बंदा गिर गया ढक्कन में। 2 दिन पहले ये पीछे बंदा इधर ही इसी बिल्डिंग के आगे मरा है। 2 दिन इसी ऐसे गड्ढे में गिरा है। ये सभी ने देख लिया, बंदा बच गया। देख लो कितने गहरे है ये। चलो 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 भैया, अरे पता नहीं चलता भाई, ये लापरवाही है। चलो भाई, चलो 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 चलो। गड्ढे में हादसे की अगली खबर दिल्ली से सटे नोएडा से, जहां नोएडा के सेक्टर 70 में एक नाले में कार गिर गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कार में कोई सवार नहीं था, जिससे किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। और हादसा गुरुवार देर रात नोएडा के सेक्टर 70 के बसे गांव के पास हुआ है, जब एक खड़ी कार खुले नाले में गिर गई। गनीमत थी कि कार में कोई सवार ही नहीं था, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। अब मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार को बाहर निकाला। कार सवार कार छोड़कर कुछ सामान लेने गया था, इसी दौरान कार खिसक कर नाले में घुस गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले को ढक्कन के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। इससे पहले जनवरी में नोएडा सेक्टर 150 में पानी से भरे गड्ढे में कार गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई थी, जिसको लेकर मामले ने काफी तूल पकड़ा था और बड़ी कार्रवाइयां भी हुई थी। और गड्ढे में हादसे की अगली खबर कानपुर से है, जहां पर सर्द रात में सड़क किनारे बना गड्ढा और दलदल एक शख्स के लिए मौत का कारण बन गया। कानपुर देहात में सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। देर रात बाइक से घर लौट रहे युवक की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। गड्ढे के दलदल में गिरने के बाद युवक रात भर तड़पता रहा और जब सुबह लोगों ने नजर देखी या उनकी नजर पड़ी, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में अचानक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी के गड्ढे में जा गिरी, जिस कारण यह हादसा हुआ और गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, वो बाइक आपको दिख रही होगी जिसको बाइक सवार चला रहा था। पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में कहां हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, कैसे केबिन के अंदर हाथापाई के बाद फायरिंग तक की नौबत आ गई, और क्यों पिस्टल के लिए शख्स ने महिला को धमकी दी, और कहां एसयूवी की तेज रफ्तार बाइक से टक्कर के बाद बड़ा हादसा हो गया। देखिए नॉनस्टॉप अंदाज में ये खबरें। गांव के बीच का ये खेत 2 गुटों के झगड़े में जंग का अखाड़ा बन गया है। एक पक्ष की तरफ से जमकर फायरिंग की जा रही है। फायरिंग के बीच दोनों तरफ से जमकर गाली गलौच भी हो रही है। पुरानी रंजिश को लेकर गांव में 2 गुटों की लड़ाई की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की है, जहां एक गुट ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर गांव में दहशत फैला दी। फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से ग्वालियर रेफर कर दिया गया। मुरैना के सराय छोला थाना क्षेत्र के कंथेरी गांव में अवतार गुर्जर और गिरिराज गुर्जर में विवाद चल रहा है। गुरुवार को दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष के दर्जन भर से ज्यादा लोग पहुंचे और हमला कर दिया। हमलावरों की गोली से ससुर और दामाद घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो चुके थे। वहीं खबर आई कि आरोपी हमलावरों के भी एक परिजन को रात 9 बजे सिर में गोली मार दी गई है। उन्हें भी ग्वालियर रेफर किया गया है।
जहां पुलिस अब आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। कैबिन के अंदर हाथापाई हुई, तभी पीछे खड़े वकील सामने बीच बचाव करने आ गए तो धक्का मुक्की होने लगी और दोनों कैबिन में अंदर की तरफ गिर पड़े। इसी दौरान सफेद शर्ट वाले शख्स ने अपनी पिस्टल निकाल ली और वकील को धमकाना शुरू कर दिया। वकील ने उसे रोकने की कोशिश की तो शख्स ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही वकील वहीं ढेर हो गया और हमलावर और बाकी लोग वकील को वहीं छोड़कर बाहर निकल गए। दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या की ये वारदात यूपी के रामपुर के जिला पंचायत परिसर में हुई। बताया जा रहा है कि वकील फारूक अहमद अपनी पत्नी से मिलने जिला पंचायत पहुंचे थे। वहीं पर जिला पंचायत कर्मचारी असगर से उसकी किसी बात पर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि आरोपी ने तमंचे से गोली चला दी जो वकील को लग गई। गोली मारने के बाद असगर मौके से भागने लगा। भागते हुए उसने वकील की पत्नी से भी हाथापाई की। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल वकील को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसयूवी दाहिनी तरफ टर्न ले रही थी, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही बाइक कार से टकरा गई। टक्कर लगते ही बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक पर सवार दोनों युवक उछलकर सड़क पर गिर गए। एक बार फिर से देखिए, बेकाबू रफ्तार में आ रही रेसिंग बाइक एसयूवी के किनारे से टकराई तो उसका क्या हाल हुआ। बाइक का पुर्जा पुर्जा सड़क पर बिखर गया और उसके साथ ही उस पर सवार दोनों युवकों का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। पंजाब के लुधियाना के सराभा इलाके में 10 फरवरी को हुए हादसे की तस्वीर अब सामने आई है। हादसे में पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले लक्ष्य की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त सक्षम गंभीर रूप से घायल है। टक्कर के बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि एसयूवी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी में कैद तस्वीर से साफ है कि हादसा एसयूवी के अचानक टर्न लेने की वजह से हुआ। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर बिहार से है, जहां पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से रेप और हत्या के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, उन्हें सजा दिलाई जाएगी। इस बीच पटना के फुलवारी शरीफ में एक और छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला भी सामने आया। परिजनों ने छात्रा की हत्या का शक जताया। वहीं पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में बंगाली कॉलोनी मोड़ के पास एक भांजे ने अपने ही मामा की गर्दन काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भांजे को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया। वहीं बेगूसराय की बात की जाए तो यहां बदमाश इस कदर बेखौफ हैं कि आतंक मचा रहे हैं। हथियार के साथ धमकाते और मारपीट करते दिख रहे हैं और ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। इसमें दो पक्षों के बीच मारपीट के दौरान खुलेआम हथियार लहराते हुए युवक का महिला को हथियार दिखाकर धमकाते हुए वीडियो नजर आ रहा है। और वहीं पटना के फुलवारी शरीफ में एक छात्रा की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया। 12वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा कोचिंग सेंटर की छत से गिरकर संदिग्ध परिस्थिति में जिनकी मौत हो गई। अब यह घटना फुलवारी शरीफ के हरिनगर कॉलोनी की है, जहां एक भवन में कोचिंग सेंटर संचालित होता था। छात्रा रोज की तरह पढ़ने के लिए कोचिंग गई। इसी दौरान परिजनों को सूचना मिली कि छत से गिरने के कारण छात्रा की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले चुकी है, पूछताछ कर रही है। वहीं घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें छात्रा छत से गिरते हुए दिख रही है। वहीं दूसरे सीसीटीवी में कुछ लोग घटना के तुरंत बाद नीचे की तरफ भागते हुए भी सीढ़ियों से नजर आ रहे हैं।
वैलेंटाइंस डे कल है, लेकिन उससे पहले शहर शहर माहौल गर्मा गया है। तमाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने लाठी पूजन कर वैलेंटाइंस डे और इससे जुड़े प्रोग्राम्स न करने की चेतावनी दी है। संगठनों का कहना है कि अगर 14 फरवरी को सार्वजनिक जगह पर प्रेमी युगल संदिग्ध हालत में पाए गए तो संगठन कार्रवाई करेगा। अब क्रांति सेना ने होटल रेस्टोरेंट संचालकों को लिखी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों की याद में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाना चाहिए, जिसे लेकर प्रेमी जोड़ों में हड़कंप मचा हुआ है। मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। यहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप भी अपने बाबू सोना के साथ वैलेंटाइन डे पर कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक हिंदूवादी संगठनों ने इस बार भी वैलेंटाइन डे नहीं मनाने देने की ठान ली है। लाठियों को तैयार कर लिया गया है और जगह जगह लाठी पूजन हो रहा है। लठ पूजन जिंदाबाद, लठ पूजन जिंदाबाद। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। वैलेंटाइन वीक को लेकर यूपी के मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना ने विवादित अल्टीमेटम जारी कर रखा है। संगठन ने लठ पूजन कर वैलेंटाइन डे और इससे जुड़े आयोजनों का विरोध करने की चेतावनी दी है। शिवसेना नेताओं ने रेस्टोरेंट, होटल्स में जाकर धमकाया है कि वो अपने यहाँ वैलेंटाइन डे प्रोग्राम न मनाने दें। साथ ही प्रशासन से कहा है कि अगर कोई भी प्रेमी जोड़ा पब्लिक प्लेस में दिखेगा तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। 14 तारीख में जो ये लोग किस डे, वैलेंटाइन डे, रोज डे, चॉकलेट डे और ये जो बना रहे हैं, इन सबको रोकने के लिए आज हमने लठ पूजन का कार्यक्रम किया है। और हम वहाँ पर सभी हमने रेस्टोरेंट मालिकों को, होटल मालिकों को, सबको हमने जाकर लेटर भी दे दिया है, सबको चेतावनी भी दे दी है। अगर कोई प्रेमी जोड़ा, संदिग्ध जोड़ा हमें वहाँ पर मिला तो हम उसका वही लठों से इलाज कर देंगे और सबको हम वहाँ पर गंजा करके पूरे शहर में घुमा देंगे। अगर कोई भी, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, शासन की जिम्मेदारी होगी। जब हमने पहले ही सबको चेतावनी दे दी है, अगर फिर उसके बावजूद भी ये कार्यक्रम होता है तो हम वहाँ पर लठों से इलाज करेंगे और सबको गंजा करके पूरे शहर में उनको घुमाया जाएगा, ताकि लोगों को भी अकल आ जाए कि ऐसा करने पर क्या हो सकता है। संगठन से जुड़े इन लोगों को कानून पर भरोसा नहीं है, तभी तो संगठन के पदाधिकारियों ने होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को लिखित रूप से चेतावनी पत्र सौंपे हैं। दावा किया गया है कि अगर 14 फरवरी को संदिग्ध हालत में प्रेमी युगल पाए गए तो संगठन कार्रवाई करेगा, जिसे लेकर माहौल गर्मा गया है। प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि संगठन के लोग न सिर्फ खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं बल्कि कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। हमने लठों से पूजन किया है। अगर कोई भी हमें प्रेमी जोड़ा हमें होटल में, रेस्टोरेंट में कहीं भी मिलेगा, उसको हम गंजा करेंगे, पूरे शहर में घुमाएंगे और लठों से उसका इलाज करेंगे। सभी महिला मोर्चा ने सबने यही प्रण लिया है कि अगर कोई भी हमें मिले तो उसका हम इलाज करेंगे। और पुलवामा गांव में जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे 14 तारीख को, और यही सबको करना चाहिए। मुजफ्फरनगर में तो अल्टीमेटम दिया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में तो चेतावनियों का असर दिखने लगा है। तस्वीरें इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट की हैं, जहां जमीन पर कांच के टुकड़े पड़े हैं। पूरे इंस्टीट्यूट में भगदड़ मची है, तोड़फोड़ हो रही है और फूलों को लूटा जा रहा है। दरअसल इंस्टीट्यूट में वैलेंटाइन डे का कार्यक्रम हो रहा था, जिसके लिए इंस्टीट्यूट को सजाया गया था। फूल मंगाए गए थे, लेकिन अचानक कॉलेज में भगवा झंडों के साथ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने धावा बोला और नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, स्टूडेंट्स के साथ हाथापाई करने लगे, जिसके बाद ज्यादातर स्टूडेंट वहां से भाग निकले। खुशी का माहौल देखते ही देखते तनावपूर्ण हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। लेकिन बावजूद इसके हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता वहां से जाने को तैयार नहीं थे। उनका आरोप था कि इवेंट के नाम पर अश्लीलता हो रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हालांकि पूरे मामले पर अब पुलिस एक्शन में है और वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। वहीं नागपुर में आज बजरंग दल के कार्यकर्ता वैलेंटाइन डे के विरोध में रैली निकालेंगे, यानी कुल मिलाकर वैलेंटाइन डे के प्रेमी जोड़ों को
प्यार का सार्वजनिक इजहार करना भारी पड़ सकता है। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी में ट्रिपल मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन पर शिकंजा कसता जा रहा है। गुरुवार को पुलिस दिल्ली से कमरुद्दीन को फिरोजाबाद लेकर आई, जहां 9 महीने पहले एक खाली प्लॉट में 2 लोगों के शव मिले थे और तंत्र मंत्र को लेकर उनकी हत्या का आरोप कमरुद्दीन पर ही लगा था। मौके से पुलिस को तंत्र मंत्र के सामान और जादू टोने की किताबें मिली है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी न सिर्फ कोई भी बीमारी ठीक करने का दावा करता था, बल्कि पैसों को 100 गुना तक बढ़ा देने का लालच भी देता था। पुलिस का कहना है कि लोगों में यह जिन बुलाने और उससे चमत्कार करने की दावे करता था और इससे पहले भी कई लोगों की हत्या कर चुका है, जिसकी जांच की जा रही है। और यूपी के संत कबीर नगर में ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, जहां ईडी की रेड में बड़ा खुलासा हुआ है। शमशुल के पैतृक घर पर रेड में कई पहचान पत्र बरामद हुए हैं। मोबाइल स्कैनिंग से खुलासा हुआ है कि शमशुल वो व्हाट्सएप ग्रुप में मौलाना दादा के नाम से जाना जाता था, जिसके पास कई धार्मिक किताबें भी बरामद हुई हैं। वहीं मौलाना शमशुल मदरसों के जरिए गरीब और अन्य समुदाय के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि मौलाना यूके की नागरिकता लेने के बाद भी यहां वेतन और पेंशन लेता था। इसके साथ ही मौलाना शमशुल पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी के भी कई आरोप हैं। मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये वो किताबें हैं जो मौलाना के घर से बरामद की गई हैं। चेक बाउंस मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को लेकर उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने राजपाल यादव से कहा कि आप जेल इसलिए गए क्योंकि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। वहीं ऐसे वक्त में इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे राजपाल यादव की मदद में सामने आए हैं मदद करने के लिए। सबसे पहले सोनू सूद ने एक पोस्ट शेयर करते हुए राजपाल की मदद करने की बात कही थी। इसके बाद बड़ी तादाद में लोग राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए। वही संगीत कंपनी के मालिक राव इंद्रजीत सिंह यादव ने 1.11 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने 22 लाख की मदद का वादा किया है। फिल्म क्रिटिक के आरके ने राजपाल को 10 लाख रुपए देने की बात कही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी राजपाल को 10 लाख रुपए भिजवाए हैं। सिंगर मीका सिंह ने 11 लाख की मदद का भरोसा दिया है। हमारे मित्र राजपाल यादव को जो कष्ट पहुंचा है, उसे फिर से जेल जाना पड़ा है। ये जीवन में ऊंच नीच चलती रहती है, तकलीफें आती हैं जाती हैं। मित्रों को सहायता करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत लोग इसमें बड़ी बड़ी राशि से मदद कर रहे हैं। मैं भी अपनी ओर से 5 लाख रुपए भेज रहा हूं। भाई ईश्वर से यही प्रार्थना है कि नेक्स्ट हियरिंग में इन सब पैसों से उसका काम हो जाए। सुपरस्टार हमारे राजपाल यादव साहब एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं। हम सबको उनके हालात पता है एंड राइट नाउ उनको बहुत ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जिन जिन एक्टर्स ने, जिन जिन सुपरस्टार्स ने, जिन जिन डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने उनके साथ काम किया है, दिस इज़ द राइट टाइम टू हेल्प हिम, सपोर्ट हिम। और आप 25 लाख अनाउंस करते हैं, 11 लाख अनाउंस करते हैं, तो राजपाल यादव भाई की हेल्प हम कर सकते हैं। हाँ, तो राजपाल जी से हमारी पुराना संपर्क रहा है और अच्छे कलाकार रहे हैं, तो उनके दुख के घड़ी में मैंने उनको मदद किया और मैंने 11 लाख करके 22 लाख मैंने उनको देने का काम किया।